हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और जरा यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन के ये बोल सुनो। But if they actually do what they're capable of doing with the force amassed on the border, it is going to be a disaster for Russia if they further invade Ukraine, and that our allies and partners are ready to impose severe cost and significant harm on Russia and the Russian economy. वो साफ साफ कह रहे हैं कि रशिया का सिर्फ एक मूव उसके लिए तबाही ला सकता है। एंड माइंड यू, ऐसा कहने वाला यूएस अकेला नहीं है। नेटो यूनियन के 30 मेंबर्स का भी ऐसा ही कुछ कहना है। लेकिन आखिर क्यों आज दुनिया के 30 बड़े देश रशिया को तबाह कर देने के पीछे तैनात खड़े हैं? और क्या ऐसे सिचुएशन में 1971 इंडो पाक वॉर में इंडिया की मदद करने वाले यूएस के सबसे खतरनाक 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में घुसकर इंडिया को धमकाने पर अपने नेवी शिप्स को इंडिया की मदद के लिए भेजने वाले रशिया की दोस्ती के खातिर इंडिया भी रशिया की तरफ मदद का हाथ बढ़ाएगा? क्या इंडिया को भी रशिया के फिर एक बार यूएसएसआर बनाने के सपने को पूरा करने में उसकी मदद करनी चाहिए, जिसके खातिर रशिया ने आज यूक्रेन को हर तरफ से घेर लिया है और जिसकी पहली झलक 19 दिसंबर 2021 में रशिया और फिनलैंड के बीच हुए आइस हॉकी मैच में दिखी थी, जहां रशियन टीम यूएसएसआर की जर्सी में खेल रही थी। आपके इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड विल रशिया इन्वेड यूक्रेन। सबसे पहले ये जानने से शुरुआत करते हैं कि आखिर नेटो क्या है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ सालों बाद ही कोल्ड वॉर शुरू हो गया था और पूरी दुनिया डेमोक्रेटिक या कम्युनिस्ट कंट्रीज में बंट रही थी, जिसमें सोवियत रशियन बॉर्डर्स के देशों ने कम्युनिस्ट साइड को ज्वाइन किया और बन गया यूनियन ऑफ सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक यूएसएसआर। वहीं दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा देशों को अपनी तरफ करने की कोशिश में अप्रैल 4, 1949 में यूएस और उसके एलाइज ने नेटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, ताकि यूएसएसआर बचे हुए यूरोपियन कंट्रीज लाइक वेस्ट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, यूगोस्लाविया और स्विट्जरलैंड को अपने तरफ ना ले पाए और फ्यूचर मिलिट्री एग्रेशन से बच पाए। लेकिन इसी दौरान वो हुआ जो शायद किसी ने नहीं सोचा था। 1991 में यूएसएसआर कई अलग अलग इंडिपेंडेंट देशों में बढ़ गया। इनमें करंट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज लाइक रोमानिया, बल्गेरिया, पोलैंड, यूक्रेन एटसेट्रा मौजूद थे और इन ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने धीरे धीरे नेटो ज्वाइन करना शुरू कर दिया, एक्सेप्ट यूक्रेन। और आज नेटो में 28 यूरोपियन कंट्रीज, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज और एक यूरेशियन कंट्री है, जिन्हें नेटो ट्रीटी के तहत शेयर्ड मिलिट्री और इकोनॉमिक रिसोर्सेज से हेल्प करता है, जिसका सबसे अहम उद्देश्य है ईस्टर्न यूरोप में रशिया के जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कंट्रोल में रखना। और इस बात से रशिया बिल्कुल असहमत है, क्योंकि ईई में नेटो के प्रेजेंस को रशिया खुद पर एक सिक्योरिटी थ्रेट मानता है। पर अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर नेटो के मेंबर्स ने रशिया को इतनी कड़ी चेतावनी क्यों दी है? इट्स ऑल बिकॉज रशिया ने दिसंबर 2021 से यूक्रेन के बॉर्डर्स पर भयानक मिलिट्री बिल्डअप करना शुरू कर दिया है, जिससे आज वहां 1,30,000 से भी ज्यादा रशियन ट्रूप्स, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, मिलिट्री व्हीकल्स और फील्ड हॉस्पिटल्स डेरा जमा कर बैठे हैं। और इसे देखकर नेटो का पहला असेसमेंट रहा इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन की तबाही, क्योंकि नेटो का मानना है कि रशिया मिड फरवरी 2022 तक फुल स्केल इन्वेजन के लिए तैयार हो जाएगा, जिसके मिलिट्री बिल्डअप ने आज यूक्रेन को 3 दिशाओं से घेर लिया है। और जैसे चीजें आगे बढ़ रही है, उन्हें देखकर तो यही लग रहा है यूक्रेन पर रशिया का इन्वेजन एक असली संभावना बन चुकी है। इसका जवाब देने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि रशिया ने 2014 में सदर्न यूक्रेन के क्रिमियन पेनिनसुला पर कब्जा जमाकर पहले भी ये किया था, और यही रशिया के ईस्टर्न यूक्रेन में प्रो रशियन सेपरेटिस्ट को वेपन्स और फंड सप्लाई करने की शुरुआत थी, जिसने आज भी ईस्टर्न यूक्रेन और रशिया के बीच एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बनाकर रखा है। और अब तक इस लड़ाई में करीब 14,000 लोगों की जानें भी जा चुकी है। और इसीलिए 2014 के बाद से ही यूक्रेन की नई गवर्नमेंट रशिया और उसकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस से बाहर निकलने के लिए यूरोपियन यूनियन और नेटो के करीब होने लगी। ऐसे में यूएस का यूक्रेन को भर भर के मिलिट्री एड भेजना और बदले में यूक्रेन का ये अनाउंस करना कि वो यूरोपियन यूनियन और नेटो दोनों को ज्वाइन करना चाहते हैं, रशिया को हजम नहीं हुआ। बट क्या रशियन एग्रेशन का सिर्फ यही कारण है? नहीं, क्योंकि इसकी एक वजह रशिया और यूक्रेन की कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज की गहराई भी है। अब दरअसल रशिया का नाम कीवन रूस से आता है। ये 9th सेंचुरी सी का एक ईस्टर्न यूरोपियन राज्य था, जिसका कैपिटल सिटी था कीव, वही जो आज यूक्रेन देश का कैपिटल है। और वही रशिया इसी कीवन रूस के रूस से आता है और इसीलिए हिंदी में आज भी हम रशिया को रूस ही बुलाते हैं।
और मिड 1550 से लेकर 1970 तक दुनिया के सबसे बड़े लैंड एम्पायर रशिया में यूक्रेन को 1700s में शामिल होने का मौका मिला। अब हालांकि यूक्रेनियंस और रशियंस की भाषा अलग है, पर सालों से एक दूसरे का हिस्सा रहने के बाद इनके कल्चर्स आपस में मिलजुल गए। लेकिन 1917 में वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान रशियन एम्पायर के खत्म होने के साथ ही बोल्शेविक रेवोल्यूशनरीज रशियन मोनार्की को हटाकर खुद पावर में आ गए और उसके बाद 1917 और 1922 के बीच रशियन सिविल वॉर होने से पहले कम्युनिस्ट रशिया की जीत और 1922 में सोवियत रशिया का जन्म हुआ। साथ ही यूक्रेनियन सोशलिस्ट सोवियत रिपब्लिक की भी स्थापना की गई, जो यूक्रेनियन रिपब्लिक 1991 तक यूएसएसआर का हिस्सा बना रहा। लेकिन 1991 में यूएसएसआर के टूटने के बावजूद कई 100 सालों का इतिहास और उस दौरान बनाए गए पॉलिटिकल और कल्चरल रिलेशंस रातों रात गायब नहीं हुए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो खुद यूएसएसआर के उस जमाने का लीडर मिखाइल गोर्बाचेव है, जिनकी मां यूक्रेनियन और पिता रशियन थे, जिसके चलते वो यूक्रेनियन संगीत सुनकर बड़े हुए थे। और शायद यही सब वजह है कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को ये कहना पड़ा कि 1991 का वो बंटवारा सिर्फ रशिया का बंटवारा नहीं था, पर उस बंटवारे ने रशिया की हिस्ट्री को चकनाचूर करके रख दिया, जिससे रशिया ने हजारों साल से एक रहे टेरिटरीज में 40% टेरिटरीज को खो दिया। यही नहीं, बातों ही बातों में 2005 में प्रेसिडेंट ने यह तक कह दिया कि सोवियत यूनियन का बंटवारा उनके लिए 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल तबाही थी। पर प्रेसिडेंट पुतिन के ऐसा कहने के पीछे और भी वजह थी, जो उनके मुताबिक उनके दिए गए स्टेटमेंट को पूरी तरह जस्टिफाई करती है। जैसे यूएस लेड नेटो मेंबरशिप से ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को यूएस का मिलिट्री एड, डेमोक्रेटिक वैल्यूज और वेस्टर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एड ऑफर करना, और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का नेटो या फिर यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करना। लेकिन इस सब के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन भी अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने और अपने दुश्मनों को चुप कराने में लगे थे, और वो ऐसा करने में कामयाब भी हुए। उन्होंने अकेले रशियन गवर्नमेंट के इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को रोक दिया और आज उन्हें और उनकी पावर को चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। पर इस पावर ने भी प्रेसिडेंट के दिल की उस दरार को नहीं भरा जो 1991 के बंटवारे से शुरू हुई थी, क्योंकि वो आज भी सोवियत एम्पायर को उसी नजर से देखते हैं जैसे वो यूएसएसआर को देखते थे, और इसीलिए यूक्रेन का यूएसएसआर से अलग होना उनके लिए एक बड़ा लॉस था, जो पिछले कुछ दशकों में प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट्स और प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने से लेकर नेटो के साथ हाथ मिलाने की बात भी कह चुका है। पर यूक्रेन की गवर्नमेंट ही नहीं, वहां के लोग भी वेस्ट को ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, और इसीलिए तो वहां के लोगों के बीच हुए एक सर्वे में यह सामने आया कि 62% यूक्रेनियन जहां यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने के लिए तैयार है, वहीं नेटो ज्वाइन करने वालों की परसेंटेज 58% है। और यूक्रेनियंस के यही सुनहरे सपने पुतिन के सपनों पर काले बादल की तरह मंडरा रहे हैं। इसीलिए पुतिन को इन सबसे नफरत है, और शायद इसी के चलते फिनलैंड के मैच के दरमियान प्लेयर्स ने यूएसएसआर की जर्सी को पहना था, क्योंकि रशियंस अब यूएसएसआर की सारी टेरिटरीज को एक करना चाहते हैं, खास करके यूक्रेन को। पर अब हमारे लिए सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि आखिर इन सब पर हमारे इंडिया की क्या राय है, क्योंकि आजादी के बाद इंडिया के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के चलते हमारा इंडिया एक तरफ अकेला बिना किसी पावरफुल एलाइज के लाचार खड़ा था, और उस वक्त यूएसए, यूके, फ्रांस जैसे बड़े बड़े देशों ने इंडिया को मिलिट्री एड देने से मना कर दिया था, जबकि इंडिया के दुश्मनों ने इंडिया को हर तरफ से, यानी वेस्ट और ईस्ट से पाकिस्तान और नॉर्थ से चाइना ने इंडिया को घेर लिया था, और इंडिया की इसी जरूरत की घड़ी में इंडिया की मदद के लिए यूएसएसआर ने अपना हाथ आगे बढ़ाया था, हमें मिलिट्री इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करके। यही नहीं, चाइना के इंडिया पर किए हमले के खिलाफ जब आवाज उठाने की बात आई, तब रशिया उन कुछ देशों में से था जिसने चाइना की उस हरकत को गलत ठहराया। साथ ही जब 1971 में पाकिस्तान ने एक बार फिर हमें अपना निशाना बनाया, तो रशिया के ही इक्विपमेंट्स के चलते इंडिया ने पाकिस्तान को धूल चटाई। और इस दौरान जब यूएन ने यूएस के सबसे खतरनाक 7th फ्लीट को इंडियन ओशन में उतार दिया, तब भी इंडिया की मदद के लिए कोई और नहीं, यूएसएसआर यूएन का वो अकेला मेंबर था जिसने इंडिया की मदद के लिए प्रोटेस्ट भी किया और अपनी नेवी को भी इंडियन ओशन की तरफ रवाना किया। और तब से लेकर अब तक यूएसएसआर या आज की तारीख का रशिया इंडिया के लिए साउथ एशिया में मौजूद सबसे जरूरी और सबसे पावरफुल एलाय है, जो आज भी इंडिया के नेवी फोर्सेस के लिए MiG-29 फाइटर जेट्स और इंडियन एयरफोर्स के लिए सुखोई 30 MKIs सप्लाई करता है। और इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्रा भी रशिया ने ही इंडिया को 10 साल के लिए लीज पर दिया था।
अब इंडिया की कदम कदम पर मदद करने वाले रशिया के ऊपर जब आज मुसीबत आई है, तो क्या हमारा देश अपने बुरे दिनों के साथी के यूक्रेनियन इन्वेशन में मदद करेगा, या सब कुछ भूलकर हमारा देश चुप बैठ जाएगा, जैसे इंडिया ने रशिया के क्रीमिया इन्वेजन के वक्त किया था, जिसे रशिया ने इंडियन सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट किया था। लेकिन रशिया को सपोर्ट करना इंडिया के लिए बस हाँ या ना जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के लिए जितने इसके फायदे होंगे उतने ही उसके नुकसान भी होंगे। जैसे इमेजिन करो कि इंडिया रशिया को सपोर्ट नहीं करता, तो इंडिया की हर मुश्किल घड़ी में इंडिया का साथ देने वाले एलाय से इंडिया हाथ धो बैठेगा, जिससे शायद ऐसा भी हो जाए कि फ्यूचर में चाइना इंडिया को रिप्लेस करके एशिया में रशिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एलाय बन जाए। और अगर ऐसा हो गया ना, तो इसका नतीजा क्या निकलेगा ये सोच पाना काफी इंट्यूटिव है। हो सकता है फ्यूचर में रशिया इंडिया से सारे रिलेशंस खत्म कर दे और चाइना एक सुप्रीम पावर बन जाए, जिसे हराने वाला कोई ना हो, बैक्ड अप बाय रशिया। पर अगर हम रशिया को सपोर्ट करते हैं तो भी इंडिया के होने वाले नुकसान की लिस्ट लंबी रहेगी, क्योंकि एक तरफ रशिया तो खुश होगा, पर इंडिया के वेस्टर्न एलाइज खासकर यूएस इंडिया पर प्रेशर बनाएगा। हो सकता है इससे इंडिया वेस्टर्न कंट्रीज के एलाइज से बाहर भी हो जाए, जिसके बाद वो चाइना के खिलाफ इंडिया को इकोनॉमिकली और स्ट्रेटेजिकली सपोर्ट देना भी बंद कर देगा। लेकिन इससे इंडिया का जो एक सबसे बड़ा फायदा हो सकता है वो ये होगा कि रशिया शायद इंडिया और चाइना के बीच चले आ रहे सालों के बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए बीच बचाव करे। पर अगर ये नामुमकिन लगने वाली चीज हो जाती है, तो क्या इंडिया और चाइना दोस्त बन जाएंगे? क्या इंडिया और चाइना के बीच अलायंस फॉर्म हो सकता है? सो क्या इंडिया को रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, या इंडिया को वेस्टर्न कंट्रीज की तरह रशिया के खिलाफ खड़ा होना चाहिए? इन सारी बातों पर आपकी क्या राय है? What would be the right step for India to take? लिखिए अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया जानने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। With that said, as always, stay curious, keep learning and keep growing. जय हिंद।